द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। देश की शेयर मार्केट जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर निफ्टी तक हर दिन उसमें गिरावट आ रही है। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो लगभग 7 साल तो वो ठीक से चली है। 3 साल उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन चुनाव से पहले शेयर मार्केट में जो तेजी थी वो लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के चुनाव के बाद देश के शेयर बाजार में एक तरह से हड़कंप मच गई है। ये गिरावट हर दिन कुछ न कुछ गिरावट शेयर मार्केट में और निफ्टी में जारी है। ये गिरावट क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है, यह और इस गिरावट से क्या देश में कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की ये कोई धोखे की घड़ी है या घंटी है? क्या है इस सबका अर्थ, हम जानेंगे हमारे विशेष अर्थतज्ञ अतिथि माननीय विश्वास उडगी सर। आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस विषय पे सर आपका विचार रखें। आपने सही फरमाया कि शेयर बाजार रोज बहुत जोरों से गिर रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो बात आपने कही, अभी कल के दिन में 1414 अंक सेंसेक्स के गिरे और वैसे ही निफ्टी में भी करीब करीब 14% का बाजार लुढ़क गया है। अब देखा जाए तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसा कोई भी शेयर नहीं बचा है। बड़े से बड़ा कारपोरेट का या छोटे से छोटा मिड कैप वाला, सब लुढ़क गए हैं। कहीं कहीं 20% से ज्यादा शेयर में गिरावट आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट का बॉटम अभी अप्रोच हुआ नहीं है, बॉटम तक अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि अभी 73,000 सेंसेक्स है, जो 85,000 था वो 73 पर आ गया है। अगर आप देखें तो जनवरी के 1 तारीख को 78,000 का सेंसेक्स था, वो आज के तारीख में लुढ़क के 74,000 तक है। मतलब मोर देन 4,000 अंक जनवरी से लेकर फरवरी अंत तक, कल तक लुढ़क गए हैं। पिछले अगर 6 महीने का हिसाब हम लेंगे तो मेरे हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII जिसे हम कहते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रखने वाले जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, FPI, इन्होंने बहुत बिकवाली की है। और ये बिकवाली करने के बाद ये सेंसेक्स रोज गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका हिसाब लगाए कि ये करीब करीब 8 से 10 हजार अंक गिरे, थोड़ा बहुत 400-500 कभी कभी उछाल के ऊपर आया है, लेकिन 1 जून को अगर याद होगा, जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई और इस देश का प्राइम मिनिस्टर, इस देश का होम मिनिस्टर हमें मार्केट में कुछ सिलेक्टिव शेयर्स खरीद करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 25 लाख करोड़ तक कमाए। और 4 तारीख में यही मार्केट नीचे आने के बाद आम आदमी का पैसा चौपट हो गया। जिन्होंने कमाया वो बड़े ब्रोकर्स थे, बड़े कारपोरेट कंपनी के लोग थे, अदानी जैसे लोग थे। तो ये एक स्कैम था। लेकिन ऐसा स्कैम पिछले 2 साल में हम बार बार देखते आ रहे हैं, जहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ब्रोकर्स, बड़े दलाल, कारपोरेट कंपनी हाथ मिला के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हाथ में पकड़ के अपने शेयर्स को ऊपर रखते हैं आर्टिफिशियली। और इसलिए ये ऐसे स्कैम होते हुए हम देखते हैं, जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने शेयर बेच के भाग रहे। और हमें ये कहा जा रहा था कि भाई हमारा मार्केट का डेप्थ बहुत बड़ा है। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, मतलब क्या? मतलब हमारे बैंक्स, मतलब LIC, स्टेट बैंक और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। ये लोग मार्केट में सेवियर बन के आते हैं, मार्केट को बचाने वाले बन के आते हैं, और शेयर बाजार फिर भी 80,000, 82,000 तक
चलता हुआ हमने देखा। लेकिन ट्रंप आने के बाद नवंबर में रिजल्ट आया, जनवरी में आने वाले वो तय हुआ, तब से लेके अब तक जो बातें इलेक्शन के वक्त ट्रंप कह रहे थे, वो सारी बातें और भी तीखी तरीके से हमारे सामने आ रही है। और उन्होंने भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से अमेरिका में बुला के इग्नोर किया या कंडेम किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हंसते रहे। अब ऐसा है कि इंसल्ट कितना हो, जयशंकर के कितना रोज ही इंसल्ट होता है, लेकिन कौन पूछता है जयशंकर को। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही इंसल्ट इतना हुआ है, अभी जेलेंस्की का इंसल्ट ट्रम्प कर रहे हैं। अब ये इंसल्ट करने का जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो तरीका है, इसमें इस देश का व्यापार जो अमेरिका से है और अमेरिका का व्यापार जो दुनिया भर से है, उसका एक वास्ता है, उसका एक रिश्ता है। अमेरिका को फिर से एक बार बहुत बड़ा देश बनाना है, और वहां उसके सिर पे ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे से मुक्ति दिलाना ट्रम्प की एक बात बन रही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके ये कैंपेन में उनका जिगरी दोस्त, जहां मोदी और अदानी यहाँ के जिगरी दोस्त है, वहां पे एलन मस्क, वो ट्रम्प गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन गए हैं, एडवाइजर बन चुके हैं, मंत्री भी बन चुके हैं। अब वहां पे मार्केट पे असर करने वाली सारी बातें जब ये दो प्रमुख व्यक्ति कर रहे हैं, तो दुनिया भर के बाजार में एक हड़कंप आ गया है। हड़कंप इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना के खिलाफ, चाइना का जो इंपोर्ट होता है, मतलब चाइना का एक्सपोर्ट और अमेरिका का इंपोर्ट, वहां पे चाइनीज गुड्स के ऊपर 10% से भी ज्यादा टैरिफ, मतलब टैक्सेस जारी करना, ये अमेरिका की पहली घोषणा है। भारत में जितने भी चीजें, भारत की चीजें अमेरिका जाती है और अमेरिका भारत से खरीदता है, उन चीजों पर 25% से भी ज्यादा टैरिफ, मतलब हेवी टैक्स, इतने सारे गुड्स पर अमेरिका ने अनाउंस किया है। वैसे तो उन्होंने उनके पड़ोसी देश कोलंबिया और उनके जैसे कहे ये ब्राजील है, वेनेजुएला है, कनाडा है, पनामा है, इन सारे देशों पर उन्होंने एक टैरिफ, बहुत ही बड़ा टैरिफ, मतलब करीब करीब 25 से 30% का टैरिफ लगाया। लेकिन उन पड़ोसी देशों ने उसका एक रिटालिएशन किया, उसका एक मुकाबला किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा, अगर आप ये करते हो तो अमेरिका के गुड्स हमारे देश में नहीं बिके जाएंगे, उसके ऊपर 50% दुगुना टैरिफ लगा देंगे। और वहां पे ट्रंप को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ यहाँ चाइना को वो झुका नहीं सकते। हाँ, वहां पे टैरिफ तो लगा सकते हैं। रशिया के साथ उनका ज्यादा व्यवहार है नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट और भारत के पास वो भारत को झुकाने की बात कर रहे हैं, और भारत झुक रहा है। और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था अब बहुत बड़े संकट में आने की एक संभावना हमको दिखती है। पहली संभावना, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है भारत के शेयर बाजार का, ये निरंतर लुढ़क रहा है पिछले अक्टूबर से लेके अब तक। और अभी तक, जिसे मैंने कहा कि 85,000 तक जो सेंसेक्स गया था, कल के दिन में लगातार वो लुढ़क रहा है, और वो सेंसेक्स 73-74,000 के आसपास है। निफ्टी भी लुढ़क रहा है और वो 20,000 तक आ चुका है। अब कितना बॉटम देखा जाएगा भारत की शेयर बाजार का, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए कि पिछले 6 महीने में एक हिसाब लगाया जाए तो 80 लाख करोड़, फिर से सुनिए, 80 लाख करोड़ की तादाद में शेयर की बिकवाली हो गई है। उतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन सभी शेयरों का, मैंने कहा ना कि वो लार्ज कैप में है, वो मिड कैप में है, वो स्मॉल कैप में है। अब कौन कहेगा कि म्यूचुअल फंड सही है? कोई नहीं कह पाएगा, ना अमिताभ बच्चन, ना सचिन तेंदुलकर। म्यूचुअल फंड में जितने भी एसआईपी है वो खत्म हो चुके हैं,
क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआईपी में जिन भारत देश के मान लो 10 करोड़ नव मध्यम वर्ग, जो नया अमीर वर्ग है मध्यम वर्ग में, जो इन्वेस्ट करता है सेफ इन्वेस्टमेंट, वो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट आखिर जाता कहाँ है? लार्ज कैप और मिड कैप में जाता है, हाँ स्मॉल कैप में भी जाता है। अब ये तीनों जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड किया जाता है, सारे म्यूचुअल फंड लुढ़क गए हैं, और इसलिए म्यूचुअल फंड सही है बोलने की हिम्मत अब कोई नहीं करेगा। लेकिन मध्यम वर्ग के दिमाग पर जो पागलपन का भूत है कि शेयर बाजार में हम अमीर बन सकते हैं, अब कहीं ना कहीं उनका दिमाग ठिकाने आया होगा, ये हम समझ सकते हैं ना। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में मोदी भक्ति और ये मार्केट भक्ति कुछ लोगों के दिमाग में बहुत गहरी है। अभी उन्होंने पूरा मार नहीं खाया है, मार खाने के लिए अभी भी जिंदगी बची है। ये मार्केट, इसमें बिकवाली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, वो तो एक तरफ से हो रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारत देश का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें अमेरिका के टैरिफ के बाद अमेरिका में माल कौन सा जाएगा? हमारा माल कौन सा जाता था? एक तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल गुड्स, और फिर चाय, कॉफी, मसाले की चीजें वगैरह वगैरह। अब इन बातों पर इतने बड़े टैरिफ आने के बाद वहां पे वो बहुत महंगा होगा, और वहां का जो इन्वेस्टर यहाँ पे बड़े स्टॉक्स में हम अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वो तो अमेरिका के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने लगा। एक नंबर की बात, मतलब अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत हो गया दुनिया भर में, उसमें 3 से 4% रेट ऑफ रिटर्न अगर है, तो भारतीय बाजार का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो, वो यहाँ के शेयर्स बेचकर वहां पर यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये एक बात। दूसरी बात, चाइना के गवर्नमेंट ने 2 बड़े कंसेशन दिए हैं, वो भी उन्होंने टैरिफ वहां पे कम किया है, और मार्केट में उनके बहुत सारे कंसेशन आने के बाद यहाँ का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाइना की तरफ भाग रहा है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भारतीय बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले 10 साल में बन चुके थे, वो सेंसेक्स 70,000 से लेके 85,000 तक ले जाने के में सक्षम थे। अब वो इस मार्केट से निकल जाने के बाद हमारे मार्केट में जो बड़े बड़े कारपोरेट्स है, उनकी औकात, उनका जो कारपोरेट प्रॉफिट्स है, उनकी जो इनकम है, उनका जो कुल मिला के मार्केट में ताकत है, कंपनी का मुनाफा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी मार्केट में, उसका वैल्यूएशन अगर देखा जाए, तो अभी भी उनके शेयर बड़े चढ़े हुए हैं, जैसे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में कहा था। तो हमारे मार्केट में जो बड़े शेयर्स हैं, उनका अभी भी मान लो 100 रुपए का शेयर 3,000 दिखता है, 2,000 दिखता है, ये बलून जिसे फुला हुआ है, ये रियल ताकत नहीं है। उसकी रियल ताकत अभी भी नीचे आ सकती है। इतना बड़ा भारी आर्थिक संकट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जितने टैरिफ लगाए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बहुत कुछ टैरिफ आने वाले हैं, तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत छोटा है, वो अमेरिका के ट्रेड में 2% से भी कम है, वहां पे वो भी मार खाएगा, तो हम फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से कमाएंगे? और हमारा इंपोर्ट ऑलरेडी इतनी सारी ड्यूटीज के वजह से बहुत कॉस्टली बन गया है, विदेशों में जाने वाला, उसके ऊपर हम बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करते हैं। और इसलिए पिछले 1.5 साल में हमारे पास करीब करीब 705 बिलियन डॉलर तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। अब वो रुपया को मार्केट में खरीदने के लिए, रुपया को 80 से 83, 83 से 87, 87 से अब तो 88 भी हो गया है, इसको बचाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में खर्चा करके हम रुपया खरीदते थे। ये एक बड़ा स्कैम था। आरबीआई से ये संभल नहीं पा रहा है रुपया और डॉलर का विनिमय, और इसलिए रुपया संभालने के चक्कर में वो 88 पार करके गया है, और हमारे सारे इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं। और ऐसे हालात में इस देश का मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया बिल्कुल नहीं है। ना हमारा एक भी ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं है जिसकी एक कंजम्पशन इसी देश में अच्छी तरीके से हो।
यहाँ के सप्लाई चेन टूटे हुए हैं, यहाँ का कंजम्पशन मार्केट अभी भी गिरा हुआ है। और ऐसी हालत में 100 करोड़ लोग इस देश के, जिसके हाथ में कोई 8 या 10 हजार रुपए से हर महीने में ज्यादा पैसा नहीं आता है, तो उनकी कैपेसिटी टू परचेज बिग गुड्स अदर देन द इसेंशियल, मतलब रोजमर्रा के जीवन में जो जरूरी है उतना ही खर्चा करने की ताकत हमारे 100 करोड़ लगते हैं। 10-15 करोड़ लोग इस देश के में कारपोरेट्स का जो एक इम्पोर्टेड माल है या यहाँ पे बना हुआ माल है, मॉल में दिखता है, उसको खरीदने के वो काबिल है, लेकिन उसकी भी क्षमता अभी कम होती गई है। और इस तरीके से मध्यम वर्ग पिट चुका है इस मार्केट में। मध्यम वर्ग का भी अभी उसके रोजगार खत्म हो रहे हैं, नया रोजगार नहीं आ रहा है। और इस देश में कंज्यूमर प्राइस बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब डबल डिजिट को छूने की कगार पर है। मतलब वो 9% अभी है, वो 10% हो सकता है। आरबीआई सही बात नहीं बोल रहा है। आरबीआई कह रहा है कि हम 6% के नीचे वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 6% के ऊपर पिछले 2 साल में तो बहुत बार जा चुका है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि डबल डिजिट तक मतलब WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जा रहा है, रिटेल प्राइस इंडेक्स भी 9% से आगे जा रहा है। महंगाई और इन्फ्लेशन चरम सीमा पर है और WPI तो निकल चुका है हाथ से। और हमारा डॉलर और रुपया, इसके रिश्ते इतने कमजोर हो गए कि रुपया इतना कमजोर है कि रुपए की ताकत दुनिया भर में अभी कहीं भी नहीं है। और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने ईरान से जो हम तेल लेते थे, अब अमेरिका से ही हमको तेल लेना पड़ेगा। वो पर बैरल उसका महंगा रूप जो है 86 रुपीज पर बैरल, उससे इस देश में अब जो मैं बोल रहा हूं वो शायद इस बजट में एक बहुत शॉकिंग चीज होगी। क्योंकि ये जो ऑयल है, ये ऑयल खरीदने में हमारे सारे 20,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ट्रंप के डिक्टेशन से ये ऑयल हमें उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। और पहले रशिया से जो खरीदते थे उसका तो हमने चुकाया भी नहीं पैसा। ईरान से खरीदते थे, वो रुपी टर्म्स में खरीदते थे। अब वो ईरान से हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रंप का आदेश है, पिछली बार जब प्रेसिडेंट बने थे तब से है। अब अमेरिका से लेना पड़ेगा और वो महंगा तेल होगा, जिसका प्रोविजन हमारे बजट में नहीं है। और बजट में हमारा जो डेफिसिट है वो 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस डेफिसिट को कवर करने के लिए बजट में जो एक लिमिट होती है कि फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए FRBM एक्ट के तहत, वो 5% क्रॉस करने की कगार पर हमारे देश का बजट आ चुका है। और इसलिए बजट बैलेंस होना मुश्किल ही है। यहाँ पर 20,000 करोड़ का ज्यादा खर्चा हम पर आने वाला है। और हमारी जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो नहीं बढ़ रही है। इंपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पे हमको खर्चा करना पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज। और रुपया को संभालने के लिए हमारा 250 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्चा हो चुका है। ये अब तक की हालत है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ये 5 ट्रिलियन की बात छोड़ दो, 2030 भी नहीं हो सकता। 2022 की बात चल रही थी, बीच में 2025 और 2027 की बात आई, अब 2030 की बात कर रहे हैं। आज के तारीख में 6.2% GDP है। और हमारा जितना भी GST का कुल मिला के टैक्स कलेक्शन है, वो तो हमारे 100 करोड़ लोग, गरीब लोग दे रहे हैं। अमीर तो सिर्फ 3% GST दे रहे हैं। तो GST में आम गरीब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, अमीर लोग संपत्ति का एक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और GST में सिर्फ 5% का अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। GDP 6.2% पे आ चुका है। कहाँ था वो 8.5%, कहाँ था वो 7.5%, अब वो 6.2% आ गया है पिछले क्वार्टर में। और ये GDP नीचे जाने की कगार पर है। जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे GDP भी नीचे जा रहा है। इसलिए नया रोजगार नहीं, 1.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी जो परमानेंट वैकेंसीज है वो फिलअप नहीं हो रही है। और इसलिए सरकार के पास अब खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं रहे हैं। और इस देश के प्राइवेट कारपोरेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 से 12 लाख करोड़ का रुपया सरकार ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर सरकार को रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। आगे की बात में जो बोल रहा है वो और भी गंभीर है। वो ये है कि
सरकार ने 205 लाख करोड़ का जो कर्जा इस देश पे खड़ा किया है, सॉवरिन डेट, उसको ब्याज चुकाने में 100 में से 100 रुपए की अगर इनकम है तो उसमें से 37 रुपया 37 रुपीज ब्याज चुकाने जा रहा है। तो देश के हाथ में, देश की जनता के लिए खर्चा करने के लिए क्या बचा है और कौन से नए प्रोजेक्ट सरकार ले सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक पाबंदी आ गई है। हमारा देश वैसे तो कॉन्टिनेंटल कंट्री है, बहुत बड़ा है, लेकिन $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम कहीं के नहीं है। हमारे देश के लोगों को अमेरिका से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया जा रहा है हथकड़ियां पहना के, और ऐसी हालत में हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है। यहाँ पे कुछ भी मेक इन इंडिया नहीं है और यहाँ का माल बाहर जाना टैरिफ के कारण अमेरिका के बहुत ही महंगा है। हमारे आसपास के देश जो पाकिस्तान है, जो श्रीलंका है, जो बांग्लादेश है, जो नेपाल है, उनकी हालत बुरी है। हमारी हालत उनसे कुछ बेहतर नहीं है। इतनी बुरी हालत में हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर चुका है। हमारे कारपोरेट्स का कैपिटलाइजेशन सही मायने में उनकी जो अमीरी है वो अभी एक्सपोज हो रही है और इसलिए देश बहुत बुरे हालात में है। और इसलिए लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल को, जो तीसरे एनडीए का कार्यकाल है, 240 पर बीजेपी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा संकट इसी साल में आ सकता है, क्योंकि मार्केट संभला नहीं जाएगा। इकोनॉमी संभलते संभलते वो थक जाएंगे। इतना बड़ा गहरा चोट इस मार्केट में आ रहा है और ट्रंप इसका कारण है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन क्यों बचाएगा, रशिया क्यों बचाएगा? हमारे पास ऐसे कौन से दोस्त है जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखे हैं? नाम के लिए विश्व गुरु है, लेकिन हमारी पूरी एक जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थमंत्री सीतारमण और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत बुरी संकट में फंस गई है। मार्केट तो पूरा ध्वस्त हो चुका है। हम आगे भी बातें करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट को ध्वस्त होना और 6 महीने मंदी के कारण ये चलते ही रहेगा। ऐसे मंदी में पता नहीं कौन लोग मार्केट में जाएंगे, लेकिन मार्केट ये सेफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रूल में कुछ भी सेफ नहीं है। बस हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो देखते रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने इस विषय का जो विश्लेषण किया उसके लिए।